हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे मेडिसिन से रिलेटेड होने वाले गैस्ट्राइटिस के बारे में। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनने ये जानना चाहा है कि सर हम कुछ प्रकार के मेडिसिन लेते हैं, जैसे दर्द निवारक औषधियाँ या एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं, उसके बाद हमें पेट दर्द की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, हमें गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो इसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इसी सारे बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि एक्चुअली में गैस्ट्राइटिस क्या होती है, हार्ट बर्न क्या होता है, ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण यह उत्पन्न होता है और इनका क्या प्रॉपरली मैनेजमेंट है, क्या इनका ट्रीटमेंट है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो मुझे नहीं जानते उनके रेफरेंस के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, माई सेल्फ डॉक्टर राजीव गुप्ता, मेडिकल ऑफिसर, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि गैस्ट्राइटिस एक्चुअली में क्या होता है, पेट दर्द किस किस कारण से हो सकता है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो गैस्ट्रिक इरोजन पैदा करते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स क्या होते हैं, हार्ट बर्न क्या होता है, इसके साथ साथ इंडाइजेशन क्या होता है। साथ ही फ्रेंड हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ का इन सारी चीज़ों से क्या रिलेशन होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे हमारे बाहर की स्किन होती है, इस पर किसी प्रकार का कोई इरिटेंट, जैसे कोई सॉल्यूशन हो जाए, कोई केमिकल एजेंट हो जाए, या किसी प्रकार का कोई गर्म पानी या गर्म कंटेंट अगर इस पर टच होता है, तो धीरे धीरे वहाँ की स्किन इन्फ्लेम्ड हो जाती है, लाल हो जाती है स्किन। यही होता है हमारे जो अंदर की फूड लाइन होती है, फूड पाइप होती है, यानी हमारे मुंह से लेकर जो एनस तक की जितनी भी लाइनिंग होती है, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण होता है, जो हम आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, वह होता है ओवर मेडिकेशन। शरीर दर्द के लिए ली जाने वाली मेडिसिन यानी पेन किलर जो होती हैं, एनाल्जेसिक मेडिसिन जो होती हैं, वो गैस्ट्राइटिस का सबसे बड़ा कारण होता है। लोगों को थोड़ा सा भी दर्द होता है, दर्द सहन नहीं होता है, तो तुरंत जाकर एक टैबलेट ले लेते हैं, जिसके कारण उनकी हैबिट में आ जाता है। लगातार मेडिसिन लेने के कारण गैस्ट्राइटिस जैसे लक्षण डेवलप होते हैं। धीरे धीरे चल के यहाँ पर जो फूड लाइनिंग होती है उसमें इरोजन होने लगता है, उसके बाद उसमें अल्सर डेवलप होते हैं, और फिर धीरे धीरे यह GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ का रूप ले लेता है। फ्रेंड्स, यह तो हुआ पहला कारण कि जो पेन किलर मेडिसिन होते हैं, NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम है, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम है, आइबुप्रोफेन है, एसिक्लोफेनेक है, कई प्रकार की मेडिसिन होती हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन आपको मिल जाती हैं बहुत आसानी से, इसलिए आप इन मेडिसिन का सेवन बहुत फटाफट करते हैं, जिसके कारण आपको गैस्ट्राइटिस जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ता है। दूसरे रीज़न की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, हमारे पेट में जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे एच पायलोरी बैक्टीरिया होता है, जो पेट की जो फूड पाइप होता है उस पर इंटरनली इन्फेक्शन अगर क्रिएट करता है, उसके कारण भी गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसी कंडीशन में भी हमें ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड, इसके अलावा किसी और दूसरे प्रकार का भी इन्फेक्शन होता है। अगर आपके एब्डोमेन में, अगर आपके स्टमक में किसी दूसरे प्रकार का भी इन्फेक्शन होता है, तो भी वह इस लक्षणों को डेवलप करता है। अगले कारण की अगर बात करते हैं, आपकी हैबिट की मैं बात करूँ अगर फ्रेंड्स, तो जैसे टोबैको का सेवन है, तंबाकू का सेवन आप अधिक मात्रा में करते हैं, धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ अगर आप एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो आपकी फूड पाइप होती है, फूड लाइनिंग होती है, उसमें इरोजन पैदा करता है, एसिडिटी पैदा करता है, आपको इंडाइजेशन पैदा करता है, साथ साथ आपके हार्ट बर्न की कंडीशन डेवलप होती है, बार बार पानी ऊपर की ओर उछलता है, जिसे हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ के बार रूप में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यही सारे कारण होते हैं। और अगर मैं बात करूं कुछ और मेडिसिन की, तो कई प्रकार की ड्रग्स होती हैं, जैसे स्मैक वगैरह है, हेरोइन है, कोकेन है, इनका सेवन अगर आप करते हैं तो भी इस प्रकार की कंडीशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ एक मेन जो चीज़ होता है वह होता है एंटीबायोटिक्स का यूज़। एंटीबायोटिक आज की डेट में इतने फ्रीक्वेंट मेडिकेशन होता है एंटीबायोटिक्स का, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। रेजिस्टेंस हो सकती है मेडिसिन आपके लिए, आपके इन्फेक्शन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस हो सकती है मेडिसिन, तो फिर कंडीशन ज़्यादा एग्रवेट हो सकती है आपको। इसलिए मेडिकेशन आपको प्रॉपरली डॉक्टर के एडवाइस पर ही करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक कोई OTC प्रोडक्ट नहीं होता कि आप काउंटर पर जाकर मेडिसिन को परचेस कर लें और दनादन आप मेडिसिन का इस्तेमाल करना चालू करें, यह हानिकारक हो सकता है। अगले कारण की अगर हम बात करें, तो कई प्रकार के ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो हम अपनी हेल्थ बनाने के लिए, बॉडी मेंटेन करने के लिए लेते हैं, जैसे कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो गए, या कुछ पोटेशियम सप्लीमेंट हो गए, कुछ आयरन सप्लीमेंट्स हो गए। इनका जब एक्सेस अमाउंट होता है तो ये गैस्ट्रिक इरिटेशन पैदा करते हैं, और इस कारण से अल्टीमेटली गैस्ट्राइटिस डेवलप होती है। फ्रेंड्स, इसके बाद कई प्रकार के ऐसे मेडिसिन होते हैं जैसे नार्कोटिक्स के अंतर्गत आते हैं, या कुछ मेडिसिन सेडेटिव प्रकार की रहती हैं। नींद नहीं आती आपको, आप नींद लाने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, एल्प्राजोलाम या कई अन्य प्रकार के भी मेडिसिन होते हैं जो नींद लाने का
कारण बनती हैं। आपको जब नींद नहीं आती तब आप इन मेडिसिन का सेवन करते हैं। लगातार इस प्रकार की मेडिसिन आपको गैस्ट्रिक जो लाइनिंग होती है उसमें इरोजन पैदा कर सकती हैं, अल्सर पैदा कर सकती हैं, इसलिए आपको इन सारे मेडिकेशन से बचना चाहिए। साथ ही साथ कुछ प्रकार की जो हार्मोनल मेडिसिन होती हैं, जैसे सपोज़ करिए आपको थायराइड की इंसफिशियंसी है, कोई कारण से थायराइड हार्मोन प्रॉपरली नहीं बन रहा है, या आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन या ओजेस्ट्रॉन या एस्ट्रोजन का सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण भी आपको इस प्रकार की कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी मेडिसिन रहती है फ्रेंड्स, जैसे आप अस्थमा के रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हैं, थियोफाइलिन मेडिसिन ले रहे हैं, अस्थालिन वगैरह ले रहे हैं, या और भी दूसरे प्रकार की कई मेडिसिन होती हैं। आप उनका सेवन अगर लगातार करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो प्रॉपरली गैस्ट्रिक इरोजन हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, जो आपके लिए तकलीफ का कारण बनता है। अब फ्रेंड्स, ये सारे कारण तो हो गए, बहुत सारे कारण हो गए। अब बात करते हैं कि इनका जो मैनेजमेंट है वो कैसे किया जाए, कैसे इन सारी चीज़ों से बचा जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि इस जो मेडिसिन जो इरोजन होता है उसको हमको कम करना है, ना कि हमको मेडिकेशन को बंद करना है। अगर हम किसी मेडिसिन को ले रहे हैं जो हमारे लिए जीवन रक्षक है या किसी प्रकार का लाइफ सेविंग हमारे लिए है, तो आपको मेडिसिन को तुरंत बंद नहीं करना है। डॉक्टर की एडवाइस के पहले आपको मेडिकेशन को बंद नहीं करना है, आपको मेडिसिन डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, अपना उसमें दिमाग नहीं लगाना है कि हम किसी प्रकार की मेडिसिन को कम कर दें या ज़्यादा कर दें। सपोज़ करिए अगर पेट में जलन हो रही है तो आप अपने मन से किसी मेडिसिन के डोज को आधा कर देते हैं, ये बहुत ही हानिकारक होता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर दर्द की मात्रा अधिक है तो आप कोशिश करते हैं कि हम एक की जगह 2 टैबलेट लें, आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए, आपके साइड इफ़ेक्ट्स डबल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉपरली हमको डॉक्टर से पहले, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं उस टाइम पे हमको प्रॉपर डॉक्टर से रेजिमेन समझना चाहिए कि हमको इस मेडिसिन को कैसे लेना है। जो मेडिसिन भोजन के पहले ली जाती है, अगर उसको भोजन के आप बाद लेंगे तो मेडिसिन लेने का कोई रोल नहीं बचता है। जैसे एंटासिड मेडिसिन जो होती हैं वो भोजन के पहले ली जाती हैं, अगर आप उन मेडिसिन को भोजन के बाद लेते हैं तो केवल आपकी मेडिसिन ख़त्म होती है और उसके साइड इफ़ेक्ट डेवलप होते हैं, आपको मेडिसिन का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि एंटासिड जो मेडिसिन होती है उनका काम होता है एसिड के सिक्रीशन को रोकना, कम करना। तो फ्रेंड्स, अगर एसिड प्रॉपरली बन चुका है, भोजन के बाद अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो फिर एसिड बन चुका है तो कोई सेंस ही नहीं निकलता है उस मेडिसिन को बाद में लेने का। इसी तरह कई प्रकार की मेडिसिन होती हैं जिन्हें भोजन के बाद लिया जाता है, जैसे विटामिन वगैरह, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह है, या मिनरल्स का जो कुछ सप्लीमेंट होता है, तो उन्हें हम भोजन के बाद लेते हैं ताकि वो इरोजन ना कर सके। अगर आप ऐसी मेडिसिन को खाली पेट लेते हैं तो लगातार आपके पेट में खाली पेट जाने के कारण वह गैस्ट्रिक इरोजन पैदा कर सकता है, अल्टीमेटली आपको अल्सर की कंडीशन डेवलप हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकती है। अतः आपको मेडिसिन का प्रॉपरली डोज, प्रॉपर रेजिमेन लेने का तरीका, सारी चीज़ें डॉक्टर से आपको पहले समझना चाहिए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर आपको ऐसी कंडीशन हो ही चुकी है, आप लगातार ऐसी कंडीशन का सामना कर रहे हैं, तो इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसके बाद एक जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। जैसे आपकी कुछ मेडिसिन है, सपोज़ करिए आपको जॉइंट पेन हो रहा है। अब जॉइंट पेन में अगर हम पेट में लेने वाली मेडिसिन, जैसे मुंह के द्वारा खाई जाने वाली मेडिसिन ना लेकर हम इंजेक्शन ले लें, या ऑइंटमेंट ले लें, या लिनीमेंट ले लें, या किसी प्रकार का तेल वगैरह हम इस्तेमाल करें, तो ये एक तरीका हो सकता है कि आपकी मेडिसिन पेट में जाएगी ही नहीं, तो फिर वो आपको गैस्ट्रिक इरोजन होगा ही नहीं, गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस होने के ऐसी कंडीशन में कोई चांस नहीं होंगे। तो कई ऐसे वे होते हैं, कई प्रकार की मेडिसिन का तरीका होता है जिन्हें आप ले सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए आपको बुखार तेज है, बुखार के लिए आप मेडिसिन लेते हैं, तो उसके लिए आप सिर पर ठंडे पानी की पट्टी भी रख सकते हैं। साथ ही साथ आप पैरासीटामोल का इंजेक्शन ले सकते हैं, जिससे मेडिसिन आपके पेट में जाएगी ही नहीं और वो गैस्ट्रिक इरोजन डेवलप करने का वहाँ पर कोई चांस ही नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगले जो सुझाव की मैं बात करना चाहता हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम भोजन करते हैं, साथ ही साथ जब हम मेडिसिन को लेते हैं, उस दौरान फूड पाइप जो रहता है वो भोजन को पास लगातार करता है, और अगर किसी प्रकार के लिक्विड कंटेंट आपने लिया है तो 15 से 20 मिनट का समय लगता है स्टमक से पास आउट होने में, और लगभग 1 घंटे लगते हैं किसी प्रकार का अगर सॉलिड कंटेंट आपने खाया हुआ है। तो आपको ऐसी कंडीशन में तुरंत नहीं लेटना चाहिए। तुरंत लेटने के कारण ये जो स्टमक से पास आउट होने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, और लगातार भोजन आपके स्टमक में बना रहता है और लगातार अधिक समय तक इरोजन करता है। साथ में जो मेडिसिन आपके स्टमक में है तो वो भी इरोजन का कारण बनती है, अल्सर का कारण बनती है। अतः मेडिसिन लेने के पश्चात आपको स्पेशली तुरंत नहीं लेटना चाहिए। मेडिसिन किसी भी प्रकार की आप ले रहे हैं तो आपको कम से कम 1 घंटा तक नहीं लेटना चाहिए। अगर बहुत ही अर्जेंट कंडीशन है, बहुत ही स्थिति खराब है, आपको लेटना ही पड़ेगा, तो फिर आपको लेफ्ट करवट लेके लेटना चाहिए। अदरवाइज़ ये आपके जो
भोजन है या साथ में जो आपने मेडिसिन लिया है उसको पास आउट होने में काफ़ी समय लगेगा और अल्टीमेटली आपको फिर इरोजन का कारण बनेगा। अगला जो मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ, आप एंटासिड ले सकते हैं। एंटासिड जो होते हैं वो आपका जो पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा होती है जिसके कारण आपको गैस्ट्रिक इरोजन होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, उसी कंडीशन को कम करते हैं। एसिड का निकलना कम करते हैं, एसिड को निकलने की प्रोसेस को बंद करते हैं, धीमा करते हैं। तो उसके कारण से आपको जो होने वाली पेट की तकलीफ़ें होती हैं वो कम होती हैं। आपको यहाँ पर एक बिंदु को समझना होगा कि एंटासिड अलग चीज़ होती हैं और एसिड का जो न्यूट्रलाइजर होता है वो एक अलग होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एंटासिड, डॉक्टर ने अगर आपको सुझाया है, डॉक्टर ने किसी प्रकार की अगर आपको हैवी मेडिसिन अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में है तो वह एंटासिड आपको ज़रूर देगा, साथ ही बताएगा इस मेडिसिन को भोजन के पहले लेना है ताकि वह एसिड के रिलीज़ को कम किया जा सके। परंतु अगर एसिड बन ही गया है या आपके शरीर में ज़्यादा एसिड बन रहा है तो फिर एसिड को न्यूट्रलाइज करने की मेडिसिन दी जाती हैं। आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि 2 प्रकार की मेडिसिन होती है जो एंटासिड होती हैं, उसमें PPI मेडिसिन होती हैं और H2 ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं। तो इनको जनरली भोजन करने के पहले लिया जाता है। और जो एसिड का न्यूट्रलाइजर होता है जैसे सुक्रालफेट है, म्यूकेन जेल वगैरह होते हैं, कई प्रकार के बिस्मथ कंटेंट होते हैं, तो उन्हें आपको भोजन के बाद लेने की एडवाइस दी जाती है ताकि अगर आपके शरीर में एसिड बन चुका है तो वह एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज कर सके। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जब आप आते हैं किसी डॉक्टर के पास और बताते हैं कि मुझे लगातार ये कंडीशन महीने 2 महीने से नहीं बल्कि सालों से हो रही है, 2 साल से हो रही है, मैं कई प्रकार की मेडिसिन लगातार ले चुका हूँ फिर भी मेरे को किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का रिलीफ मेरे को नहीं मिल रहा है। गले से दर्द बताता है या सीने में दर्द बताता है, जलन की शिकायत बार बार बताता है, डकार की बताता है और पानी ऊपर आता है यानी जो रिफ्लेक्स होता है वैसी कंडीशन अगर आपको बताया जाए तो आपको फिर दूसरे पॉइंट के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे कि पेशेंट के शरीर में किसी प्रकार की विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है, या अन्य टाइप के पूरे B कॉम्प्लेक्स की आप जांच करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप USG करवा सकते हैं, स्टमक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, एंडोस्कोपी करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में आप गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में भी सोच सकते हैं। गले से लेके नीचे तक की जो पूरी एनस तक का फूड लाइन होती है उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का इरोजन हो सकता है, किसी प्रकार का कैंसर भी डेवलप हो सकता है। कोई रेयर चीज़ नहीं है ये, हालांकि इस चीज़ को बाद में रूल आउट किया जाता है। तो आपको इस बारे में भी अवश्य सोचना चाहिए। अगर कोई पेशेंट आपके पास है और लगातार आप साल 2 साल 3 साल 4 साल से लगातार मेडिकेशन पर है परंतु उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अदर भी एग्जामिनेशंस होते हैं फ्रेंड्स, तो आप उन्हें भी करके मेडिसिन को उसको जो डिसीज़ है उसको रूल आउट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब एडवाइस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया गैस्ट्राइटिस के बारे में, पेट दर्द के बारे में, पेट की होने वाली बार बार जो तकलीफ़ें होती हैं, गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में, GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ यह भी उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका किसी प्रकार का सुझाव या किसी प्रकार का कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन पे उसे ज़रूर लिखिए, मुझे जानकर खुशी होगी। और मेरे वीडियो पर मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो फ्लैश होता है, इसलिए अगर आप किसी प्रकार से कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप या डायरेक्टली कॉल भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।